यस पीपल, तो आज जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ध्यान देना, अगर यही कंसेप्ट इंग्लैंड में पढ़ाया जाता था तो उसको बोलते थे पेरिशिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। अब इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस करना। अगर मैं बात करूं पिछले 2 लेक्चर में अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया था तो वो था अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती की थी कि कंपनी क्या होता है, कंपनी का स्टेटस क्या होता है, कंपनी हमारा देखने का नजरिया और गवर्नमेंट और लॉ का देखने के नजरिए में कितना बड़ा फर्क होता है। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने फोकस किया था एकदम आराम से। अगर मैं बात करूं कंपनी की बेसिक से लेके, तो कहना है कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, क्योंकि ये फॉर्म और रजिस्टर होती है एक पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे हमारा बर्थ बाय नेशनल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसका बाय लीगल प्रोसेस होता है, तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। वी पीपल आर नेचुरल पर्सन। कंपनी नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। बट एट द एंड कंपनी भी तो एक पर्सन है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? यस। वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है? यस। लोन ले सकती है? यस। लोन को डिस्पोज कर सकती है? यस। खुद के नाम में कर सकती है? यस। मतलब कंपनी के पास लगभग वो सारे राइट्स हैं। लगभग क्यों? क्योंकि कंपनी, देखना मैंने आपको बताया था, कंपनी क्या हो सकती है? कंपनी रेसिडेंट हो सकती है, कंपनी की नहीं सॉरी यस, कंपनी रेसिडेंट हो सकती है, कंपनी की नेशनैलिटी हो सकती है, लेकिन कभी कंपनी क्या नहीं हो सकती? सिटीजन नहीं हो सकती। तो कुछ राइट सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। वी पीपल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बराबर। वैसे ही सिटीजन के लिए कुछ राइट अवेलेबल है, वो कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी हर वो काम कर सकती है वो इंसान कर सकता है, कुछ काम को छोड़ के। कंपनी शादी नहीं कर सकती, कंपनी किसी की कसम नहीं ले सकती, कंपनी कोई प्रोफेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बोलो यस और नो। यस। तो कंपनी को हमने देखा इट्स इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब भले ही सतीश भायती ने सतीश भायती प्राइवेट लिमिटेड बनाई होगी, बट आज से सतीश भायती प्राइवेट लिमिटेड अलग है। भले ही मेरा नाम उस पर लगा हुआ है, 100% शेयर मैंने लिए हैं, लेकिन वो कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। अगर कोई काम गलत हुआ है जो कंपनी के नाम में किया है, अगर कल जाके कोई लाइबिलिटी अराइज होती है जो कंपनी के नाम पे है, ठीक है, आई एम नॉट द लाइबल, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। सी वेरी सिंपल। नॉर्मल रूल क्या बोलता है? अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन एक्ट। तो कुछ काम अगर कंपनी के नाम पे गलत हुआ है तो कंपनी इज लाइबल, आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइबल। इसको ही बोलते हैं कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है कंपनी अलग पर्सन है और आप अलग पर्सन हो, कंपनी जो भी गलत करे उसके लिए आप क्यों लायबल हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप थोड़ी ना लायबल रहोगे। अगर आपने कुछ गलत किया तो आप लायबल रहो, कंपनी लायबल नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं कि दोनों भी अलग अलग पर्सन है, बोथ आर द सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट विल। अब ध्यान देना एकदम आराम से, ये जो बीच में अब हमें पता है, देखो कंपनी कोई खुद होके कुछ कर नहीं सकती, कंपनी को जो भी किया कराया जाएगा वो कौन करेगा? कंपनी का खुद का माइंड नहीं है, कंपनी की खुद की कॉन्शियसनेस नहीं है। वी पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग, बोलते हैं ना, कंपनी एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी। एस डी भाईती प्राइवेट लिमिटेड को चलाने वाला सतीश भाईती है, फिर भी वो अलग है, आई एम नॉट लायबल। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, एकदम आराम से फोकस करना। पहली बात, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद में जनरल रूल क्या है? पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट। आर यू क्लियर विद दिस? एंड देयरफॉर company is liable for act done in its name. Okay, member is not liable for the act of the company. अब ध्यान देना, तो क्या बोलते हैं इन फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या है? जो सच्चाई नहीं है। बहुत सारी हम लोग फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, राइट? मैंने तो काफी ज्यादा पढ़ी, द अल्केमिस्ट। फिक्शन मतलब जो सच्चाई नहीं है, जो कल्पनात्मक है। तो बोलते इन फिक्शन
there is a will between the company and the member. In fiction there is a will between the company and member. वो will क्या है, ये जो आपके सामने बीच में दिख रहा है, कंपनी इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट। ठीक है, कंपनी के एक्ट के लिए अगर आप मेंबर को लायबल करने जाओ तो बीच में ये वेल आ गई, ये बोलती सॉरी आप लायबल नहीं करा सकते हो मेंबर को, क्योंकि बीच में क्या है, वेल है। आर यू क्लियर विद दिस? लेकिन रियलिटी क्या है, कंपनी का फायदा किसको मिलता है? सर मेंबर को ही मिलता है। यस, और कंपनी अगर फ्रॉडुलेंट पर्पस से बनाई गई थी, कंपनी को यूज किया हमने गलत पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया आईटी इंडस्ट्री बोलकर, लेकिन उस बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से मैंने चरस, गांजा, अफीम वकीम ऐसे चीजें सेल करना शुरू कर दिया। डोंट यू थिंक कि कंपनी को मैं गलत चीजों के लिए यूज कर रहा हूँ? यस। तो बोलते हैं ऐसे समय में जो पर्दा है इसको हटाया जाएगा, और जो पर्सन इसके बिहाइंड, मतलब जो द पर्सन बिहाइंड द कंपनी हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी, उसको लायबल किया जाएगा। मतलब सर एकदम आराम से ध्यान देना, इसको हम हटा देंगे। नाउ हु इज गोइंग टू बी लायबल, क्योंकि अब बीच में पर्दा ही नहीं है, देन द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी, हु इज इन द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू बी लायबल। आर यू क्लियर विद दिस? यस। ये सिचुएशन, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। जब हमने पर्दे को हटा दिया तब हम देख रहे हैं पीछे कौन है। मतलब पर्दे का अगर बेसिक मतलब मैं आप लोगों से बात करूं तो घूंघट, आप किसी के घूंघट को उठा लो तो आपको पता चलेगा चोली के पीछे कौन है, बराबर। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही घूंघट को उठाया, जैसे ही पर्दे को हटाया, आपको पता चला कि भाई कौन इंसान है जो गलत कर रहा है। आर यू क्लियर विद दिस गाइस? चलो पर्दे को लेके आते हैं फिर से। यस, अब सुनते हैं, पढ़ते एक बार। देखो, बाय फिक्शन कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंटिटी। फिक्शन मतलब लॉ की वजह से हमें ऐसा दिखता है कंपनी इज डिफरेंट, आई एम द डिफरेंट। ओके, दिस फिक्शन इज क्रिएटेड अ फिक्शन ऑफ कॉर्पोरेट विल। इसकी वजह से कॉर्पोरेट विल आ चुका है। द ओनली कंपनी इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन इट्स नेम एंड इवन द मेंबर डायरेक्टर ऑफिसर एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। भले ही मेंबर डायरेक्टर एक्ट किए कंपनी के बिहाफ में, लेकिन कंपनी लायबल रहेगी जो भी काम उसके नाम पे किया गया उस लोगों के लिए। बट इन रियलिटी association of person who are in effect owner of the all the property, owner of all the property of the company। देखो लेकिन फैक्ट क्या है कि कंपनी को चलाने वाले हम लोग हैं, हम लोग मेंबर्स हैं। कल जाके कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, उसकी एसेट कौन लेके जाएंगे? हम लोग लेके जाने वाले। बोलो हाँ या ना? यस। तो ध्यान देना, फिर कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या बोलता है? देखो, इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी। हमें कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करेगा। डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हम मानते हैं ना, कंपनी इज डिफरेंट एंड आई एम द डिफरेंट, इसको डिसरिगार्ड करो। एंड लुक बिहाइंड कोड, लुक बिहाइंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। देखो, लुकिंग बिहाइंड फॉर द रियल पर्सन हु आर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? देखो अब सीधी सी बात है, ये जब हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है हर बार करेंगे, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट को अगर लगता है तो ही कोर्ट कॉर्पोरेट विल को क्या कर सकते हैं? डिसरिगार्ड कर सकते हैं। आप कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते हो कि भाई साहब ये वाले केस में तुम कॉर्पोरेट विल को डिसरिगार्ड करो। आप आपके तरफ से एप्लीकेशन फाइल करो। केस टू केस डिफर करता है कि कोर्ट कब इस पावर को यूज करेगी, कब नहीं करेगी। कोर्ट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। यहाँ पे वर्ड क्या बोला है? में। आर यू क्लियर विद दिस? यस, इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। इट इज नॉट पॉसिबल टू ले डाउन एनी स्पेसिफिक इवेंट अ सर्कमस्टांसेस अंडर इट में बी लेफ्ट। हम यही नहीं बता सकते कि इन केसेस में कॉर्पोरेट विल लेफ्ट हो सकती है, बिकॉज ये क्या हो गया? कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। आर यू क्लियर विद दिस? यस। तो लेकिन कुछ केसेस दिए हैं आपके सिलेबस में कि ये पर्टिकुलर केसेस ऐसे जहां पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। क्या है सर? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एजेंट। ध्यान देना, एक एक केस लॉ को हम बड़े आराम से पढ़ेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, केस स्टडी हमारे सामने आती है, वो आती है सर दिनशॉ की। पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। हम लोग जब मुंबई में गया था मैं CCGRT में, CLDP में, उस समय में हम लोगों को बीच में एक मिल्स, मतलब बहुत पुरानी मिल दिखी थी और वो सारी की सारी बंद पड़ी हुई थी। तब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला, सतीश तेरे को याद आ रहा है तूने CS फाउंडेशन में जो केस स्टडी पढ़ा था सर दिनशॉ का? बोले हाँ। ये बोले अपनी इंडिया की फर्स्ट मिल जो सर दिनशॉ ने शुरू की थी। अब सुनना, मतलब इंडिया में जो फैक्ट्री सेटअप्स हुए थे, ठीक है, मुंबई में सबसे पहली जो मिल बनाई गई थी वो किन्होंने बनाई थी? वो बनाई थी सर दिनशॉ ने। सर दिनशॉ की अगर मैं बात करूं, ये उस किस्म में आते हैं, मतलब जहां से टाटा, अंबानी, इनके नाम हम लोग लेते हैं, बस एग्जैक्टली उनकी जितनी ही इनकी रिस्पेक्ट और बड़े रिच किस्म के इंसान थे। अब बात करेंगे सर दिनशॉ जी की केस स्टडीज की। सर दिनशॉ जी बहुत ज्यादा इनकम अर्न कर रहे थे बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी सारी कंपनीज में क्या किया था, इन्वेस्टमेंट करके रखा था। इसके वजह से इनको कंटिन्यूअसली डिविडेंड भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा इनकम हो रहा है तो इनको गवर्नमेंट को भी तो पे करना पड़ेगा, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है गवर्नमेंट को भर भर के पैसा पे करे। सी वेरी सिंपल, अगर मैं मानो साल में 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, 1 करोड़ का 30% अगर मेरे को गवर्नमेंट को देने को बोल रहे हो, इट अराउंड 30 लाख रुपीज, और 30 लाख रुपीज कमाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं सोचता हूँ यार मैं मेहनत करूँ और गवर्नमेंट ऐसे लेके चल। देखो ये सोच बिल्कुल गलत है, बिकॉज गवर्नमेंट जो पैसा ले रही है वो कहीं ना कहीं यूज ही करने वाली है आपके बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। आर यू क्लियर विद दिस? क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हो वो सोसाइटी से ही कमा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान दो, अखरता है यार, दिल से बुरा लगता है। अगर लेना है, जो लोगों का इनकम बहुत ज्यादा है, तो मुझसे लो ना, 10% लो। 10% भी लोगों तो 10 लाख रुपए, उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। 100 रुपए में से 30 रुपए मांगोगे तो इंसान 10 बार सोचेगा, और इसी की वजह से वो टैक्स प्लानिंग करता है। आर यू क्लियर विद दिस? अब सर दिनशॉ जी को यही तकलीफ हो रही थी, यार मैं कमाता हूं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि इतना सारा टैक्स देने में मेरे को तकलीफ होती है। तो उनके वजह से वो अपने सीए के पास रेफर हुए कि बोले यार मेरे को ये बता कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स कैसे कम दूं। बोले यस, हम लोगों को टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। तो बेसिकली इनको गाइड किया गया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट आ रहा है आपको, डिविडेंड इंटरेस्ट, ये काफी ज्यादा अगर हो रहा होगा तो आप 4 कंपनी को फ्लोट करो, मतलब 4 कंपनीज बनाओ। उन चारों कंपनी में आप अपना पैसा डालो, जो भी आपका इनकम आ रहा है। देखो अब इनकम के लिए आपको थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। सी वेरी सिंपल, हमारा इनकम जो है वो कहां पर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां पर आपकी इनकम जा रही है, राइट? ये आपकी इनकम है, और यहां पर आपके एक्सपेंडिचर्स आएंगे, राइट? तो एक काम करो, बोलो एक काम करें आप, आपके अभी जो एक्सपेंडिचर है और जो आपकी इनकम है, इसके वजह से यहाँ पर जो आता है उसको हम बोलते हैं बच्चों नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा है। एक काम करेंगे, जैसे हमने 4 कंपनी बना दी तो आपको खर्चे दिखाते आएंगे। आप क्या करो, उस कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, मतलब आप लोगों के एक्सपेंडिचर्स और भी बढ़ जाएंगे, राइट? तो आपके एक्सपेंडिचर जैसे बढ़ेंगे वैसे ही आपका नेट प्रॉफिट क्या होने वाला है? आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा कम। नेट प्रॉफिट कम तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आप बोलोगे मेरा पैसा तो दूसरी कंपनियों में गया, बोले उन सारी कंपनी से लोन के फॉर्म में वापस ले लो, क्योंकि लोन के ऊपर उतना टैक्स नहीं लगता है। ये टैक्स प्लानिंग की। अब सुनना, तो इन्होंने 4 कंपनी बनाई, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। यहाँ पर जो भी अपना इनकम और इंटरेस्ट इनको मिल रहा था वो सब कुछ इन कंपनियों में डाल दिया, और इन कंपनी से क्या ले लिया, लोन की फॉर्म में उसको वापस ले लिया। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने कंपनी बनाई किस पर्पज से? सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के पर्पज से। इधर से पैसा डाला और इधर से पैसा निकाल दिया। आर यू क्लियर विद दिस? अब सुनना, यहाँ पर डिसीजन आता है लेफ्ट द कॉर्पोरेट वेल इन कंपनी को। और अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, सर दिनशॉ इज डिफरेंट एंड दिस कंपनी इज डिफरेंट एंड दिस कंपनी इज डिफरेंट, दिस कंपनी डिफरेंट। इन दोनों के बीच में क्या है? एक वेल है, बराबर? तो यहाँ पे बोला इस वेल को हटाया जाएगा। ये सब एक है, मतलब द इनकम ऑफ दिस कंपनी विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ सर दिनशॉ, और उसकी वजह से उनको पूरा ही टैक्स पे करना पड़ेगा। आर यू क्लियर विद दिस? तो इसको बोलते हैं, अब सुनना, नॉट अ जेन्युइन कंपनी। ये जो कंपनी थी ये जेन्युइन कंपनी नहीं थी,
कंपनी डिड नॉट हैव एनी बिजनेस और एसेट एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट बाय एसएससी। इन कंपनी में कोई बिजनेस नहीं था, कोई भी एसेट नहीं थी, इसमें अगर कोई पैसा था सिर्फ वही पैसा था जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में किसने डाला था, एसएससी। एसएससी क्यों बोलते हैं? इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं एसएससी, ठीक है। द ओनली पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टू इवेट द टैक्स। पर्पज क्या था? टैक्स बचाना। एंड ईच ऑफ दिस कंपनी इज शैम। शैम मतलब फुकट कंपनी थी, बोगस कंपनी थी। देयरफॉर द इनकम अर्न बाय द प्राइवेट कंपनी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ एसएससी। और जो भी इनकम प्राइवेट कंपनी अर्न कर रही है मतलब इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ एसएससी। इसलिए सर ऋषि जी को पूरा ही टैक्स भरना पड़ा। आर यू क्लियर विद दिस? मतलब आपने कंपनी बनाकर भी फायदा नहीं रहा। तो वैसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी इज डिफरेंट, आई एम द डिफरेंट। हम दोनों के बीच में क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से कॉर्पोरेट वेल आता है। लेकिन जैसे ही ये पर्दा हट गया, नाउ द इनकम ऑफ कंपनी विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ योर। सिंपल एरो। यहां पर आपका पहला केस होता है, तो आपको ये याद रखना है, सर दिनशॉ मकेजी पेटिट, ठीक है। ये केस लॉ का नाम है। नेक्स्ट, अब जो सेकंड केस लॉ है वो किसका है? गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। अब सुनना, यहां पे क्या होता है, एक कंपनी थी जिसका नाम था क्या था? गिलफर्ड मोटर लिमिटेड। इसके काफी सारे क्या थे बच्चों? कस्टमर थे, ठीक है। और जो भी लोग इस कंपनी में काम करते थे उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन होता था, ठीक है। जिस एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 9 ये बात करता था कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है, अगर ये कल जाके कंपनी को छोड़ जाए, कंपनी से रिजाइन कर जाए, तो उस समय में ये हमारी कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा। सर सॉलिसिट नहीं करेगा मतलब? सॉलिसिट का मतलब होता है कि हमारी कस्टमर को नहीं छीनेगा। कंपनी के कस्टमर कंपनी के ही रहेंगे। और ये वेरी वेल वैलिड एग्रीमेंट है। सुनना, सेकेंडली क्या होता है, हॉर्ने ने भी एक एग्रीमेंट कर लिया। अब उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में। क्लॉज नंबर 9, एम्प्लॉय विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ द एम्प्लॉयर आफ्टर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट। जो मिस्टर हॉर्ने थे, इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया कंपनी को कि सॉरी मैं आगे से कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। अब इन्होंने रेजिग्नेशन देने के बाद में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उस कंपनी के थ्रू इन्होंने क्या किया? स्टार्टेड सॉलिसिटिंग द कस्टमर। और इनके जो भी कस्टमर थे वो कहां पर आ गए? वो मिल गए कंपनी को। अब जो मोटर गिलफर्ड कंपनी थी, कंपनी लिमिटेड, इन्होंने केस फाइल किया हॉर्ने पे। हॉर्ने बोलता क्या है? मैंने थोड़ी ना सॉलिसिट किया, कंपनी ने सॉलिसिट किया है और हम दोनों भी अलग पर्सन है। बोलो हाँ या ना? वी आर द डिफरेंट पर्सन। कंपनी अलग है, मैं अलग हूं, क्योंकि सतीश सर ने कंसेप्ट पढ़ाया था सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पर्सन। कंपनी के एक्ट के लिए कंपनी लायबल है। आप कंपनी के ऊपर केस फाइल करो, मेरे ऊपर केस फाइल मत करो। अब सुनना, द ओनली पर्पज ऑफ द फॉर्मिंग कंपनी इज द सॉलिसिटिंग द कस्टमर ऑफ अनदर कंपनी विच इज, आप क्या कर रहे हो? वायलेशन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट से बचने के लिए आपने कंपनी बनाई है। यहां पर क्या होगा? यू बोथ आर ट्रीटेड एज वन। आप दोनों को भी एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। आपके बीच में कोई भी कॉर्पोरेट वेल नहीं है। आर यू क्लियर विद दिस? देखो, द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। अगर खुद के नाम पे क्या था तो लीगल ऑब्लिगेशन आते थे, केस फाइल हो जाती थी, अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंपनी वाज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम सॉलिसिटिंग द कस्टमर ऑफ द एम्प्लॉयर। इसलिए ऐसा माना गया कि अगर रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर है तो वही रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट नहीं बोलोगे इस काम के लिए, ठीक है। इस केस को भी हमें याद रखना पड़ेगा। केस का नाम क्या है? गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। नेक्स्ट केस स्टडी यारो, एकदम आराम से फोकस करना। डिटरमाइनिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहां पर दो कंपनी थी, दोनों की दोनों इंग्लैंड में रजिस्टर थी। कंपनी 1 जो इंग्लैंड में रजिस्टर, कंपनी 2 जो इंग्लैंड में रजिस्टर है। कंपनी 1 का नाम था डेमलर कंपनी लिमिटेड और कंपनी 2 का नाम था कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड। अब जो डेमलर कंपनी थी, ये थी होली ओन सब्सिडरी।
होली ओन सब्सिडरी मतलब क्या सर, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो थी कहाँ पे, जर्मन में। कहाँ पे थी, वो थी जर्मन कंपनी में। अब सुनना क्या होता है, जो सब्सिडरी कंपनी है जर्मन कंपनी इंग्लैंड में है, वो सप्लाई करती है टायर। ओके, और अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इफ यू पीपल रिमेम्बर, तो वो हुआ था कहाँ पे, इंग्लैंड और जर्मन के बीच में भी। अब सुनना, उस समय में ये जो कंपनी इंग्लैंड में है, जो सब्सिडरी कंपनी है किसकी है, जर्मन की कंपनी, वो क्या करती है, डिमांड फॉर ट्रेड डेब्ट, कि भाई हमारा जो भी हमने आपको टायर सप्लाई किया था उसका जो भी पैसा बन रहा है वो रिकवरी करने के लिए वो सामने वाले को नोटिस भेजती है। ये उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरी कंपनी बोलती है सॉरी मैं आपको पैसा पे नहीं करूंगी। बोले क्यों, बिकॉज यू आर माई एनिमी, यू आर माई एनिमी। बोले क्यों, क्योंकि बोले आप उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो जिसके साथ में हमारी कंट्री का वॉर शुरू है। अब जो हमारी कंपनी है इंग्लैंड में, डेमलर कंपनी लिमिटेड, भले ये जर्मन की सब्सिडरी होगी, लेकिन हम फिर से बोलेंगे इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बराबर। ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों भी अलग है। बोले दैट इज अनदर कंपनी, आई एम अनदर कंपनी, आर यू क्लियर विद दिस। तो ये जो केस लड़ रहे थे वो किस पे, कि हम दोनों भी अलग अलग हैं। बाद में ये बोला गया भले ही तुम दोनों अलग अलग हो, ध्यान दो, तुम्हारे सारे के सारे डायरेक्टर कहाँ के हैं, सिटीजन ऑफ जर्मन है। तुम्हारे सारे के सारे शेयर होल्डर कहाँ के हैं, जर्मन के। देन हाउ कैन यू से यू आर इंग्लैंड कंपनी। बोले यस, मैं इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई हूँ और मेरा जर्मन कंपनी के साथ में रिश्ता है सब्सिडरी का, लेकिन वो कंपनी अलग है और मैं अलग, मैं मेरा बिजनेस कर रही हूँ, वो उनका बिजनेस कर रही है। सुनना, यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आता है कि भाई साहब आप एलियन फ्रेंड के साथ में तो क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन एलियन एनिमी के साथ में, सर एलियन मतलब क्या, इंडिया अगर पाकिस्तान, चाइना, यूएस, यूके किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनको बोलते हैं एलियन। अगर हम लोगों के बीच में वॉर नहीं है तो उसको बोलते हैं एलियन फ्रेंड। अगर हम दोनों का, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर छेड़ गया तो वो हो गए एलियन एनिमी। तो बोलते हैं कि यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आता है, क्योंकि कंपनी खुद होकर काम नहीं करती है, वो किसी ना किसी के थ्रू चलाई जाती है, राइट। जिसके थ्रू कंपनी चलाई जा रही है वो हमारे एलियन एनिमी है, इसलिए ये ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो सी, कंपनी का कोर्ट का डिसीजन क्या है, कंपनी डज नॉट हैव अ माइंड और क्या है, कॉन्शियसनेस, इट कैन बी फ्रेंड और फॉय, a corporate personality ignore and the person ultimate control of the company shall be considered। इसलिए हमने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को निकाल दिया, इन दोनों के बीच में जो क्या था, गैप था ना, इसको निकाल दिया। हमने देखा कि अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, क्योंकि आप बोल रहे हैं आप होल्ली ओन सब्सिडरी हो, मतलब पूरा कंट्रोल तो किसका होगा, होल्डिंग कंपनी का होगा, राइट। सिंस द पर्सन कंट्रोलिंग द कंपनी आर एनिमी, सिंस द पर्सन कंट्रोलिंग आर कंपनीज आर द एनिमीज, द सूट ऑल्सो नॉट मेंटेनेबल। इसलिए बोला कि भले ही आपने कोर्ट में केस फाइल किया होगा कि आपको रिकवरी चाहिए, लेकिन जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग हमारे एनिमी हैं, तो दिसको सूट इज नॉट मेंटेनेबल। मतलब यहाँ पर भी जो दो कंपनी के बीच में क्या था, वेल था, उसको निकाला गया और दोनों को एक ही ट्रीट किया। भले दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी, बट बोले अभी भूल जाओ, अब दोनों भी एक ही हो। तुम इंग्लैंड में रह के भी तुम एज गुड एज जर्मन वाली कंपनी हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? यस। देखो मैं आपको बहुत 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 डिटेल लेवल की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, एक एक चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में सर इस केस का नाम क्या था, ये था डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी। बड़े सारे बच्चों को टेंशन ये होती है सर गैमलर कंपनी का कैरेक्टर कौन सा था और कॉन्टिनेंटल, तो गैमलर कंपनी जर्मन कंपनी की होली ओन सब्सिडरी थी और कॉन्टिनेंटल टायर ये इंग्लैंड की ही कंपनी थी, ठीक है। तो वो कंपनी हमें सप्लाई करते थे और वो हमसे रिकवरी मांगने आए, तब हम दोनों कंट्री के बीच में क्या हो गया था, वॉर शुरू हो गया, तो हम लोगों ने बोल दिया सॉरी हम आपको पे नहीं कर सकते, और कोर्ट का भी डिसीजन आया क्योंकि आपकी कंपनी होली ओन सब्सिडरी है, मतलब आपके ऊपर कंट्रोल किसका है, पूरा पूरा जर्मन कंपनी का है, और एलियन एनिमी के साथ में हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था। नेक्स्ट आपका लास्ट केस लॉ जो आता है, और दो ही है, ठीक है।
टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, बहुत ही प्यारा केस लॉ, सुनना एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। एक कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएट इंडस्ट्री रबर लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या है? एसोसिएट इंडस्ट्री रबर लिमिटेड। अब सुनिए, एसोसिएट इंडस्ट्री रबर लिमिटेड ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी थी किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, और इसके वजह से इनको काफी ज्यादा क्या होता था? प्रॉफिट होता था, डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में काफी ज्यादा इनको इनकम मिलता था। अब ये जो एम्प्लॉय थी, सुनना, ये जो कंपनी थी इसमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, और जब भी आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं आपको बोनस पे करना पड़ता है। देखो, बोनस पे करना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने बोनस देना चाहिए, आपका एम्प्लॉय जो होता है वो मोटिवेट होता है। लेकिन बोनस तब देने में मजा आता है जब वो हमारी कंपनी को क्या हो रहा है? इनकम अर्न हो रही है एम्प्लॉय की वजह से। आर यू क्लियर विद दिस? लेकिन कंपनी को जो इनकम अर्न हो रही थी वो एम्प्लॉय की वजह से नहीं हो रही थी, क्योंकि वो क्यों हो रही थी? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी थी दूसरी कंपनी में, इसके वजह से उनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिल रहा था। अब जो सुना, वेरी सिंपल, अगर मुझे आपके वजह से इनकम होती है तो आई एम मच हैप्पी कि मैं आपको उसमें से पैसा निकाल के दूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसमें मुझे आपकी वजह से इनकम अर्न ही नहीं हो रहा है और उसमें आप मुझे शेयर मांगो, मेरे को तो अखरेगा। तो कंपनी सोच रही थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हर साल तो वो बोनस पे करते थे, किसको? वर्कमैन को, ठीक है, ये अपने वर्कमैन, इन लोगों को कंपनी देती थी बोनस। अब कंपनी ने क्या किया? बोले एक काम करती हूँ, मैं और एक कंपनी बनाती हूँ, और एक कंपनी फॉर्म करती हूँ, होली ओन सब्सिडरी, जहां पे मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट है मैं इस कंपनी को ट्रांसफर कर दूंगी। अब जो डिविडेंड मुझे आने वाला था वो मुझे नहीं आते हुए किसको आएगा? वो आएगा इस कंपनी को, और हम दोनों भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेरे एम्प्लॉय है, उनको मुझे बोनस देना पड़ता है, इसके थोड़ी ना कोई एम्प्लॉय जो इसको बोनस देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब क्या होता है, जो कंपनी थी एसोसिएट इंडस्ट्री रबर लिमिटेड वाली, इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया, अब डिविडेंड उसको आ रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है, ये कंपनी इस साल ज्यादा बोनस नहीं देती, क्योंकि क्यों? इनकम ही कम हो गया ना, जो डिविडेंड का इनकम आ रहा था वो कम हो गया। ये जो वर्कमैन थे टेंशन में आ गए, बोले इस साल क्यों कम हो गया? फिर इनको पता चलता है जब ये स्टडी करते हैं कि अरे कंपनी को एक बड़ा अमाउंट आया हुआ है। वो क्यों आया था? क्योंकि कंपनी ने सारे के सारे डिविडेंड किसी थर्ड कंपनी को सेल कर दिए। जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला, अच्छा तो हमारे को बोनस नहीं देने के लिए कंपनी ने और एक कंपनी में क्या कर दिया? अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। ये वर्कमैन जो थे ये चले गए कोर्ट में। कोर्ट का डिसीजन आता है, सुनना, a subsidiary company was formed merely for the purpose of reducing a liability of bonus payable under the बोनस एक्ट। सिर्फ बोनस एक्ट के अंदर जो आपकी लाइबिलिटी आ रही थी उसको कम करने के लिए आपने सब्सिडरी कंपनी बनाई। ऑल्दो यू आर सेइंग यू बोथ आर डिफरेंट, लेकिन क्योंकि वो सब्सिडरी आपने जस्ट एक लॉ की कंप्लायंस को तोड़ने के लिए बनाया है, विल बी ट्रीटेड, इसको ऐसा ट्रीट करेंगे आप दोनों भी क्या हो? एक ही हो। आर यू क्लियर विद दिस? A subsidiary company was formed merely for the purpose of reducing the liability of the bonus payable under the bonus act, and therefore the profit earned by the subsidiary considered as a profit of the holding company। तो सुनना, इसका जो प्रॉफिट है वो, ये वाला जो प्रॉफिट है, ऐसा माना जाएगा ये प्रॉफिट इसी कंपनी का है और इनको फिर भी बोनस देना पड़ेगा। दिस इज हाउ। मतलब आप देख रहे हो सारे के सारे केसेस में क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच में जो डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था उसको हटाया जा रहा है। पहली केस लॉ में देखना, सर दिनशॉ और इन कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को हटाया गया, बोले सब एक ही है। यहां पर क्या हुआ, हॉर्ने और उसकी कंपनी के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था उसको हटाया गया। तीसरा क्या हुआ कि भाई साहब इन्होंने एक जर्मन कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी थी, इनके बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी थी, इसको हटाया गया, दोनों को एक ट्रीट किया गया। यहाँ पर क्या हुआ, आपने होली ओन सब्सिडी कंपनी बनाई, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको हटाया गया, आप दोनों को एक ट्रीट किया गया। मतलब आप देख रहे हो दो लोगों को माना जाता है, तुम दो नहीं हो, तुम एक ही हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम आराम से। एंड दिस इज द लास्ट केस, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एजेंट। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एजेंट। अब ये कंपनी थी, इसके पास काफी सारे मोटर्स थे, बराबर, और इनको क्या था, जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उनकी
अप्रूवल चाहिए थी, उनकी अप्रूवल चाहिए थी। इन्होंने एप्लीकेशन किया और वो एप्लीकेशन होता है रिजेक्ट, कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि जो इनकी जो स्कीम थी वो ऐसी थी कि हम छोटी छोटी कंपनियों को प्रोत्साहन देंगे, बड़ी कंपनी को, जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, इन लोगों को हम नए से लाइसेंस नहीं देंगे। किसके? व्हीकल के। हम व्हीकल के लाइसेंस सिर्फ उनको देंगे जो इमर्ज कंपनी, जो नई कंपनी है। अब ये कंपनी ने क्या किया, सुनना, ये जो कंपनी थी, ठीक है, काम करते हैं, 3-4 नई इमर्ज कंपनी बनाते हैं, मतलब नई नई कंपनी बनाते हैं। इन्होंने छोटी छोटी कंपनी बनाई, ठीक है, और ये छोटी छोटी कंपनियों ने एप्लीकेशन किया इनको, देखो, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, दिख रहा है आपको, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, इन लोगों को किया एप्लीकेशन। अब जैसे ही इनको सैंक्शन करने ही वाले थे, तब इनको पता चल जाता है कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये किसी और की नहीं है, किसकी है? उन कंपनी की है, उस बड़ी कंपनी की है जिसका हमने एप्लीकेशन किया था रिजेक्ट। तो ऐसे केसेस में इन तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया गया, इनको भी एप्लीकेशन मतलब सैंक्शन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आप बोल रहे हो कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, ठीक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, बोलते नहीं, हम इनको एक ही मानेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनी बनाने का पर्पज ये था, क्योंकि बड़े कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला ना, तो बोले छोटी छोटी कंपनी के थ्रू लाइसेंस लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मैंने तो आपको बता दिया। अब आता है सर पेरिशिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? पेरिशिंग, तो सुनना, क्या होता है, हम लोग पर्दे को उठा रहे हैं, घूंघट को उठा रहे हैं और देख रहे पीछे कौन है। पेरिशिंग का मतलब क्या होता है कि भाई साहब ये जो घूंघट है, मतलब ये जो पर्दा है, हम ये पर्दे में अंदर घुसे चले जा रहे हैं, मतलब लाइक वी आर गोइंग इनसाइड, और जो सामने वाला बंदा है उसको पकड़ के बाहर ला रहे हैं, इसको बोलते हैं पेरिशिंग। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा? यस, मतलब पर्दे को उठाओ मत, पर्दे के अंदर हाथ डाल दो और पकड़ के लाओ, दैट इज व्हाट। सुनना, इस केस का डिसीजन क्या आता है? अ कंपनी समटाइम रिगार्ड एज एजेंट, ट्रस्टी एंड द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, मतलब ये जो तीन कंपनी है कंसिडर एज एजेंट और एजेंट ऑफ another company. It may be therefore loss of individuality in the favor of the its principal, और therefore principal और वो अलग अलग है ऐसा नहीं माना जाएगा। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल, मतलब इंडिविजुअल क्या बोल सकते हैं, एजेंट इज डिफरेंट, द प्रिंसिपल इज डिफरेंट, ऐसा नहीं माना जाएगा। हियर द प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी एंड, क्योंकि प्रिंसिपल को लाइसेंस नहीं मिल सकता है तो एजेंट को भी नहीं मिलेगा। हियर वी आर डन विद द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आर यू क्लियर विद दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट थोरोली। मेक श्योर इन सारी की सारी केस स्टडीज को आप लोगों ने स्टडी करना है एकदम आराम से। यस, चलो, तो ये आपका होमवर्क है, ये जो भी मैंने केस लॉज यहाँ पे लिख के रखे हैं, ये सारी की सारे केस लॉ को आप लोग पढ़ोगे। अब मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दूंगा मॉड्यूल से, मतलब अपने नोट से। क्या लिखा हुआ है देखो यारो, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, मतलब कि कंपनी अलग है, हम अलग है, कंपनी उसके एक्ट के लिए लायबल है, भले मैं कितना इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर हूँ पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कुछ गलत हुआ तो मुकेश अंबानी बहुत बड़े शेयर होल्डर है के भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू क्लियर विद दिस? यस। When the company form and register, all dealing with the company will be in the name of the company. The person shareholder behind the company will be disregarded, no matter how important they are. जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी के पीछे है, कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उनको डिसरिगार्ड करा जाएगा। कंपनी इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट, इसको बोलते हैं वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड इट रेफर एज अ लीगल कंसेप्ट अ कंपनी आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर, और इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट लीगल कॉर्पोरेट वेल क्या होगा? पहले तो हमने बताया कॉर्पोरेट वेल मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी अलग में अलग। अब इसका इफेक्ट क्या है? आई एम नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, ये उसका इफेक्ट है। There is a fictional veil curtain between the company and its member. Any debt or contravention of any law, only company is liable and shareholder are protected from the act of the company. Shareholder liable नहीं रहेंगे। Lifting of corporate veil मतलब क्या है? Ignoring the separate legal entity and looking behind the company, और जो भी real person है behind the company, who is in charge of the, who is in the control of the company shall be liable.
A court ignore the company and concern themselves directly to the member manager and corporate will said to be lifted. आगे, when can a corporate will be lifted? ये कंप्लीट डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट की कब लेफ्ट की जाएंगी? ओनली इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। और वो क्या क्या सर्कमस्टांसेस ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। कैसे? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, डैमलर कंपनी वाला केस इफ यू रिमेंबर, प्रोटेक्ट द रेवेन्यू टैक्स ये वाला सर दिनशॉ मकीजी वाला केस, उसके बाद में अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन वर्कमैन लेबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएट लेबर इंडस्ट्री लिमिटेड, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये जो आपको बताया था, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, एंड कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड एंड डिफेक्टिव लॉ, वही जो पहला हम लोगों ने पढ़ा था हॉर्ने वर्सेस गिल्फर्ड मोटर कंपनी का, कि भाई साहब गिल्फर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड हॉर्ने इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, सॉलिसिट करता है इनकी कस्टमर्स को, तो हॉर्ने इज लायबल, राइट, company is restrained from doing the same act. So I hope you understand the concept called corporate lifting of corporate will. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you in the next class.